मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। हमने एक पहले भी वीडियोस के लिए देखा, आपने इसको समझा, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे। आज का जो टॉपिक मेन है वो है लेफ्टिस्ट पार्टी और राइटिस्ट पार्टी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी को समझा और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझा। तो ये वही है, उनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नाम है। जो राइटिस्ट हैं वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ उनका झुकाव है, और जो लेफ्टिस्ट हैं वो सोशलिस्ट इकोनॉमीज की तरफ उनका झुकाव होता है। तो क्या इनके फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्टिस्ट पार्टी की बात करें हम, तो इसमें क्या है, इन फेवर ऑफ पुअर्स एंड लेबरर्स। तो ये जो पार्टीज हैं ये पुअर्स की बात करती हैं, उनके ऊपर अपनी राजनीति चलती है इनकी, और लेबरर्स के ऊपर इनकी राजनीति चलती है। और दूसरी तरफ जो है जो राइटिस्ट हैं वो बात करते हैं ओपन कंपटीशन की और मार्केट इकोनॉमी की। तो यहाँ पर ओपन कंपटीशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि वो प्रोडक्शन अपना खूब करते रहें, उनमें कोई आपस में जो कंपटीशन का लेवल खूब हो, जो अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर पाए, कम से कम रेट पे तैयार कर पाए और लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। तो उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट पॉइंट में भी यहाँ मेंशन हो जाता है कि नो इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को नहीं मानते ये, कम से कम इंटरवेंट होना चाहिए गवर्नमेंट का। और दूसरी तरफ जो लेफ्टिस्ट हैं वो क्या डिमांड करते हैं कि पॉलिसीज ऐसी गवर्नमेंट बनाए कि जो पुअर्स के फेवर में हो, जो गरीब तबके के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाई जाएं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं राइटिस्ट में वो कहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कोई भी किसी भी तरह के इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंट ना करे। और इधर हम देखें लास्ट पॉइंट, जो रिस्ट्रिक्शंस की बात आती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो लेफ्टिस्ट पार्टी जो है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें रिस्ट्रिक्शंस को जो है प्रमोशन करते हैं उनका, कि जैसे कीमतें लगातार बढ़ते रहना तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना कंपलसरी है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। और इधर हम देखें तो फ्री ट्रेड पॉलिसी की बात आती है कि जो ट्रेड होना है उसके ऊपर टैक्सेस जो लगने हैं, टैक्सेस कम से कम लगे, नाम मात्र लगे या लगे ही ना, तो इस फेवर में रहते हैं। और फ्री ट्रेड पॉलिसी के जो रिस्ट्रिक्शंस की बात है उसमें नहीं है कि रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो ये है डिफरेंस लेफ्टिस्ट पार्टी और राइटिस्ट पार्टीज का। तो हम इसके एग्जांपल भी देख सकते हैं कि कांग्रेस को हम कह सकते हैं कि वो लेफ्टिस्ट पार्टी, जैसे हमने पढ़ा पीछे भी, जवाहरलाल नेहरू जी जो सोशलिस्ट के फेवर में, सोशलिज्म के फेवर में थे, सोशलिस्ट पार्टी की तरफ उनका झुकाव था। और जो राइटिस्ट पार्टी, हम बीजेपी का इसमें नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमने देखा, लेफ्टिस्ट पार्टी और राइटिस्ट पार्टी। आगे हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग कमीशन, कि हमने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को चलाया, उसके लिए क्या प्लानिंग की। तो जैसे नाम अपने आप में क्लियर है कि प्लानिंग कमीशन एक ऐसी एक एजेंसी कह लें हम, ऐसी कमेटी कह लें कि जिसका ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू मेक 5 ईयर प्लान्स। ये कब शुरू हुआ? 1950 में। 1950 में इसका गठन हुआ प्लानिंग कमीशन का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक 5 ईयर प्लान्स। अब ये 5 ईयर प्लान्स क्या हैं कि जो गवर्नमेंट है वो अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए अगले 5 साल के लिए एक प्लान तैयार कर लेती है कि हमने अपने रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, कि मनी कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकती है, टैक्सेस कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं गवर्नमेंट को। तो वो पैसा जो इकट्ठा होगा उसको किन किन एरियाज़ में खर्च करना है, कि एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, हेल्थ पे कितना खर्च करना है, और सैनिटेशन पे कितना खर्च करना है, इंडस्ट्री पे कितना खर्च करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी प्लानिंग करने का काम प्लानिंग कमीशन के पास रहता है। और वो 5 ईयर प्लान्स की बात हम करते हैं कि वो आने वाले 5 सालों के लिए वो अपना इस तरह से एस्टिमेट कर लेते हैं कि क्या क्या हमें रिसोर्सेज मिलेंगे और कहाँ कहाँ हमको खर्च करना है। तो इसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि जो भी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो इसका चेयरमैन होगा, या चेयरपर्सन हम किसको कह सकते हैं। तो आज के टाइम में जो है नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन। तो अब तो इसका नाम चेंज हो गया, जैसे मैंने इसको आगे एक्सप्लेन भी किया। आगे क्या है, रिकमेंडेशन आर इम्प्लीमेंटेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। अब जो भी प्लानिंग कमीशन अपनी पॉलिसी तैयार करता है कि हमें यहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाएंगे, पैसा इकट्ठा हो जाएगा टैक्स के थ्रू या नॉन टैक्सेस के थ्रू, पैसा जो कलेक्ट होगा उसको इन एरियाज में खर्च करना है। तो ये सारी बातों का जो प्लानिंग उन्होंने कर ली, उसकी इनको अप्रूवल लेनी पड़ती है कैबिनेट से। उन रिकमेंडेशन को तब इम्प्लीमेंट किया जाता है जब कैबिनेट जो है, कैबिनेट क्या है, ये तो मंत्रिमंडल, ये जो लीडर्स हैं, जो चुने हुए नेता हैं, उनका एक स्पेशल ग्रुप
जो जो मिनिस्ट्रीज जो है हाई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अलाउ करती हैं इसको। अब आज के टाइम इसकी क्या सिचुएशन है, नाउ नोन एज नीति आयोग। आज के टाइम इसका नाम जो है वो बदल दिया गया और नीति आयोग हो गया है। कब बदला गया ये, कब इसमें चेंज आया, 1 जनवरी 2015 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस फुल फॉर्म के ऊपर आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट पार्टी के ऊपर भी आ सकता है। तो ये चीज़ हमने समझी इसके बाद। अब हम देखते हैं बॉम्बे प्लान, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बॉम्बे प्लान क्या है, ये 1944 में कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप इकट्ठा हुआ। उन्होंने वहां पर एक प्रपोजल दिया गवर्नमेंट को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब, कि प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो हम प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं, एक तरह से उसका एक बेस वहां पर प्रपोजल के तौर पर इन इंडस्ट्रीज के ग्रुप में रखा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसने ये गाइड किया कि गवर्नमेंट शुड टेक ह्यूज स्टेप्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक एरियाज, कि गवर्नमेंट को बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए, किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हो पाए और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ पाए। तो इसके रिगार्डिंग जो है ये ऑब्जेक्टिव इसमें रखा गया। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें से आ सकता है इस टॉपिक के ऊपर। आप इन पॉइंट्स को आप अपने पास नोट कर लें, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे नया टॉपिक करेंगे। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं 5 ईयर प्लान्स जो इंडिया में चलाए गए। मेन हम फोकस करेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसको जरूरी है, इसको हम अपने दिमाग में रखें, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब से कब तक था, 1951 से लेकर 1956 तक फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला। सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चला। जो इकोनॉमिस्ट जिन्होंने सजेस्ट किया, जिन्होंने गाइड किया इस प्लान के ऊपर, वो उन इकोनॉमिस्ट का नाम था के.एन. राज, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए थे। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान में पी.सी. महालोबिस जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने डायरेक्ट किया दूसरे 5 ईयर प्लान का मॉडल। अब इसमें मेन एरियाज, फोकस एरिया कौन कौन से थे, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस एरिया था एग्रीकल्चर के ऊपर। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट की सोच थी कि हम सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करें, ताकि जो फूड की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी को, उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट जो था पॉवर्टी रिडक्शन। तो जैसे हम एग्रीकल्चर को डेवलप करते हैं, उससे हम इनकम जनरेट करते हैं, तो वो पॉवर्टी रिडक्शन को भी हेल्प करती है। तो फोकस किया गया कि किसी तरह से पॉवर्टी को जो है ख़त्म किया जाए। और आगे जो नेक्स्ट जो पॉइंट था वो सजेस्ट किया गया इकोनॉमिस्ट द्वारा कि स्लो स्टडी ग्रोथ हमें करनी है, ज़्यादा फास्ट पेस पे नहीं काम करना, धीरे धीरे इकोनॉमी को आगे लेके जाना है। और उसके बाद है डैम्स। इस टाइम पीरियड में बनाए गए इरिगेशन प्लांट्स पर, प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया गया कि डैम्स और इरिगेशन के थ्रू एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके। इसका एक एग्जांपल है भाखरानगर डैम, भी हमने इसी 5 ईयर प्लान में बनाया गया। उसके ऊपर जो प्लानिंग शुरू हुई और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और मेन फोकस एरिया रहा लैंड रिफॉर्म्स का। ये लैंड रिफॉर्म्स क्या है, कि ज़मीन से जुड़े हुए सुधार, कि जैसे सपोज कई सारे इसमें हैं कि लैंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग और रेंट फिक्सेशन, कई सारे लैंड रिफॉर्म्स हैं जो हम इसको समझ सकते हैं। इसकी डिटेल काफ़ी जाएगी आगे, पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स क्या हैं। कि ज़मीन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिनमें सुधार करके हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकें। जैसे एक एग्जांपल आपको इसका मैं देता हूँ। सपोज जो ज़मींदारी सिस्टम है, उसमें क्या था कि जो ब्रिटिश राज में था, उसमें ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक पर्टिकुलर पर्सन को ये पूरा हक दे रखा था कि पूरे के पूरे विलेज से वो जितना मर्जी रेंट कलेक्ट करे और उसका एक पार्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दे। तो उसमें होता ये था कि जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा रेंट कलेक्ट कर लेते थे। जो एक्चुअली मेहनत कर रहा है किसान, उसके पास कुछ नहीं छोड़ते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे। जो टिलर ऑफ द सॉइल जिनको कहा जाता है, जो फार्मर्स, छोटे फार्मर्स हैं जो गाँव के, तो उनके पास कुछ नहीं रहने दिया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो जमींदार अपने पास इकट्ठा कर लेते, तो उसका कुछ पार्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देते। तो इससे ये होता कि वो जो जमीन, छोटे छोटे किसान हैं जो एक्चुअली मेहनत कर रहे थे, वो री इन्वेस्ट नहीं कर पाते खेती में, क्योंकि उनके पास बचता तो कुछ था नहीं। तो इसलिए वो री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे खेती में। तो वो खेती जो है वो उसकी जो बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो लैंड रिफॉर्म्स में
हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि जमींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए, उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि जो जमींदार हैं वो बीच में से निकाल दिए जाएंगे। अब जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट लिंक हो जाएगी जो है किसानों के साथ। और रेंट फिक्सी, उसके बाद रेंट फिक्सेशन की बात आती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही रेंट उनसे लिया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। जैसे सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग भी है कि एक ही पर्सन के पास एक लिमिट तक ही ज़मीन हो उनके नाम, उससे ज़्यादा ज़मीन ना हो। तो और अगर एक्स्ट्रा ज़मीन है तो वो लैंडलेस फार्मर्स को दे दी जाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लैंड रिफॉर्म्स के, जिनके ऊपर फोकस करके हम पॉवर्टी को भी घटा सकते हैं और एग्रीकल्चर को भी डेवलप कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। और दूसरी तरफ जब बात आती है सेकंड 5 ईयर प्लान की, जिसमें गाइडेंस हमें मिली कि हमें फोकस करना है अब इंडस्ट्रीज के ऊपर। तो इंडस्ट्रीज जो है ऑटोमेटिकली आप देखोगे, अगर आप किसी भी हिस्ट्री पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ोगे किसी भी देश की, तो उसमें ये बात हमें समझ में आती है कि इनिशियल टाइम पीरियड में जब इकोनॉमी काम कर रही होती है तो वो प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट होती है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत हद तक इंडस्ट्री पर डिपेंड करती है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस शिफ्ट हुआ इंडस्ट्री की तरफ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी, फास्ट ग्रोथ रेट होगी। आपको ये बड़ा क्लियरली इस बात को क्लैरिफाई हो जाना चाहिए कि अगर हम खेती करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने में। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, जैसे आप कपड़ा कॉटन से धागा बना रहे हो या कपड़ा बना रहे हो, तो इतना टाइम नहीं कंज्यूम होता, तो प्रोडक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, फास्ट ग्रोथ रेट कर सकेंगे हम इसके थ्रू। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिस्ट ने सुजेस्ट किया कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, घरेलू इंडस्ट्री, जो इंडिया की अपनी इकोनॉमी में चल रही इंडस्ट्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्ट कैसे किया जा सकता है, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी से। हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज का क्या मतलब है कि बाहर से जो माल आ रहा है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि वो महंगा हो जाए एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के कंपेरिजन में। तो अगर वो महंगा हो जाएगा तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको बिकने में हेल्प होगी, लोग उसको परचेज करेंगे एज कम्पेयर टू फॉरेन के जो प्रोडक्ट है। तो आज के टाइम भी हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट एक तरह से चल रहा है पूरी इकोनॉमी में। हम दूसरी जो चाइनीज गुड्स को हम बहिष्कार कर रहे हैं, तो आज आप देख रहे हो उन चीज़ों को। तो यहाँ पर ये पॉइंट था कि हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। और फोकस एरिया का क्या रहा जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो इंडस्ट्री को काम करने में आसानी होगी, तो वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खूब ध्यान दिया गया। उसके बाद रेलवेज पे जो प्रोडक्शन जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके रेलवेज के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद है कम्युनिकेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश की इकोनॉमी को, ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ताकि अब देखो कम्युनिकेशन है तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी लोगों को कि किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, किस रेट पर लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का दायरा अगर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना रोल प्ले करता है। तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ डिस्कस करें।